हेलो गाइस। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। तो आज का ये लास्ट क्लास होने वाला है प्ली ऑफ अलिबाई को लेकर, ठीक है। तो इसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे और कुछ छोटा सा टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे और ये क्लास को ख़त्म करेंगे। जो सेक्शन 9 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो कि पुराना हुआ करता था सेक्शन 11, उसी को कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं आप सभी के लिए डिस्क्लेमर, मेरे इस लेक्चर को आप एटलीस्ट 1.5x या फिर उससे ज़्यादा स्पीड में देखिए ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक है। क्योंकि मैं हूँ थोड़ा स्लो, लेकिन भले ही हूँ स्लो लेकिन कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ। चलिए, और समझ में आएगा। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्ली ऑफ अलिबाई को लेकर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो व्हाट इज़ प्ली ऑफ अलिबाई, क्या है प्ली ऑफ अलिबाई, उसका एग्जाम्पल दो, उसका किस पर आता है, किसका बर्डन किसके ऊपर रहता है, प्ली ऑफ अलिबाई का क्या होगा, वगैरह वगैरह सारा डिटेल्स में पढ़ेंगे प्ली ऑफ अलिबाई को लेकर, ठीक है। चलिए, अब मुझे बताइए प्ली ऑफ अलिबाई का मतलब क्या होता है, अलिबाई मतलब क्या। देखिए, द टर्म अलिबाई इज अ लैटिन टर्म। ये कौन सा टर्म है भाई? लैटिन टर्म है, जिसका मतलब होता है एल्सवेयर और समवेयर एल्स। एलिबाई का मतलब होता है, एलिबाई कौन सा वर्ड से निकला है? लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है एल्सवेयर या फिर समवेयर एल्स। व्हेन अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, जब कोई एक्यूज्ड बंदा क्लेम करता है कि ही वाज समवेयर एल्स, जब कोई एक्यूज्ड ये बताता है, ये क्लेम करता है कि मैं और कहीं था, कब? व्हेन द क्राइम टुक प्लेस, जब क्राइम घटा उस समय मैं और कहीं पर था, तो हम कहते हैं इट इज कॉल्ड टेकिंग द प्ली ऑफ अलिबाई। तो इसको बोला जाता है उसने प्ली ऑफ अलिबाई का डिफेंस लिया है, ठीक है। क्या बोला जाता है? ही हैज टेकन द प्ली ऑफ अलिबाई, अलिबाई का प्ली लिया है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो एक्यूज्ड कहता है आई वॉज नॉट एट द प्लेस ऑफ क्राइम, आई वॉज समवेयर एल्स। सीधा शब्दों में अगर बोला जाए तो एक्यूज्ड कहता है आई वॉज नॉट एट द क्राइम सीन, आई वॉज समवेयर एल्स, ठीक है। लीगल प्रोविजन कौन सा सेक्शन में अलिबाई के बारे में दिया गया है? सेक्शन 9 जो बीएसए का पुराना हुआ करता था, सेक्शन 11 इस प्रिंसिपल को कवर करता है। तो सेक्शन 9 का 1 और सेक्शन 9 का 2 आप इसमें एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। 9.1 क्या बोलता है? 9.1 बोलता है इम्पॉसिबिलिटी के बारे में। 9.2 बोलता है तुम्हारा रेसिडुअरी क्लॉज के बारे में, मतलब ऐसा फैक्ट। 9.1 क्या बोलता था कि जो इनकंसिस्टेंट फैक्ट है वो रिलीवेंट होगा। 9.2 क्या बोलता था? जो ऐसा फैक्ट जो कि फैक्ट इन इश्यू को और रिलीवेंट फैक्ट को हाईली प्रोबेबल या फिर इम्प्रोबेबल बना दें, वो फैक्ट भी रिलीवेंट होंगे, ठीक है। तो इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वापस पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब नेचर ऑफ प्ली आइए समझते हैं। ये जो तुम्हारा प्ली ऑफ अलिबाई है, ये क्या सब्सटेंटिव डिफेंस है क्या? तो याद रखिएगा, इट इज़ अ रूल ऑफ एविडेंस। ये एविडेंस का रूल है, सब्सटेंटिव डिफेंस नहीं है। सब्सटेंटिव डिफेंस नहीं है मतलब सर, नॉट एन एक्सेप्शन गिवन अंडर द आईपीसी। मतलब ये वो डिफेंस नहीं है जो डिफेंस आपका आईपीसी में दिया जाता है ना, डिफेंस, जनरल डिफेंस। तो वो डिफेंस आईपीसी वाला, बीएनएस वाला डिफेंस नहीं है। तो ये सब्सटेंटिव डिफेंस नहीं है, याद रखिएगा। तो प्ली ऑफ अलिबाई ये रूल ऑफ एविडेंस है, ये सब्सटेंटिव डिफेंस नहीं है। ये वो एक्सेप्शन नहीं है जो तुम्हारा आईपीसी में दिया गया है। एक्सेप्शन जो दिया रहता है ना, 96 से 106 तक दिया ना तुम्हारा एक्सेप्शन, तो वो सब एक्सेप्शन नहीं है भाई मेरे, ठीक है। इट डज नॉट डिस्चार्ज द प्रोसिक्यूशन बर्डन टू प्रूव द गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो अगर कोई बंदा क्या किया, पहली बात तो क्या प्ली ऑफ अलिबाई क्या है? रूल ऑफ एविडेंस है, ठीक है। दूसरी बात, क्या ये सब्सटेंटिव डिफेंस है? सब्सटेंटिव डिफेंस नहीं है। मतलब जो आईपीसी में हमने पढ़ा था जनरल डिफेंसेस, ये वो डिफेंस नहीं है, ये वो एक्सेप्शन नहीं है जो आईपीसी में दिया गया है, ठीक है। ये आईपीसी में जो दिया गया है वो नहीं है, ठीक है, वो एक्सेप्शन नहीं है। दूसरी बात, इट डज नॉट डिस्चार्ज, ये क्या प्रोसिक्यूशन के बर्डन को कम कर देता है क्या? टू प्रूव द गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, नहीं भाई नहीं। प्रोसिक्यूशन को अपना काम करना ही पड़ेगा, उसके उसके बर्डन को ये डिस्चार्ज नहीं करता। प्रोसिक्यूशन का काम है एक्यूज्ड के गिल्ट को प्रूव करना, वो भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। एक्यूज्ड का, प्रोसिक्यूशन का काम क्या है?
जो प्रोसिक्यूशन जो होता है तुम्हारा, जो गवर्नमेंट का वकील होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसका काम क्या होता है, जो एक्यूज्ड है उसके गिल्ट को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्या करे, प्रूव करे। ठीक है, तो चाहे तुम प्ली ऑफ अलीबाय का डिफेंस क्यों ना लो, उस केस में भी जो काम है तुम्हारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वो काम करेगा ही करेगा। प्रोसिक्यूशन को अपना काम करना ही पड़ेगा झक मार कर, यानी उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, अपना एविडेंस दोगे, प्ली ऑफ अलीबाय का डिफेंस लोगे। मतलब सर नहीं समझे, देखिए जब भी ट्रायल स्टार्ट होता है, ये ला देखिए, जब भी ट्रायल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले सबूत कौन देता है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है। मतलब गवर्नमेंट जो आपके अगेंस्ट में जो केस चला रहा है, यानी जो स्टेट है उसके तरफ से वकील कौन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना एविडेंस लाएगा और वो केस को प्रूव करेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। उसके बाद फिर आपको बुलाया जाएगा, फिर आप अपना सबूत दोगे, तो आप उस केस में क्या करोगे, प्ली ऑफ अलीबाय का डिफेंस लोगे। यानी प्ली ऑफ अलीबाय का डिफेंस कहाँ लिया जाता है, जब डिफेंस एविडेंस दिया जाता है। ठीक है, तो पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस दिया जाता है, उसके बाद डिफेंस एविडेंस आता है। तो डिफेंस एविडेंस के स्टेज में तुम्हारा प्ली ऑफ अलीबाय का डिफेंस लिया जाता है। समझ में आया इसका, यानी क्या, प्ली ऑफ अलीबाय का डिफेंस जब लिया जाता है, इसका ये मतलब है कि भैया प्रोसिक्यूशन को झक मारकर पहले प्रूव करना ही पड़ेगा कि आपने मर्डर किया है, आप गिल्टी हो बोल के। ठीक है, उसके बाद फिर आप प्ली लोगे और क्या। चलिए, फर्स्ट प्रोसिक्यूशन शैल एस्टैब्लिश द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। वही चीज बोल रहा हूँ, सबसे पहले जो प्रोसिक्यूशन यानी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा वो आपके केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्या करेगा, प्रूफ करेगा कि आपने कमिट किया है ऑफेंस। उसके बाद ही एक्यूज्ड कैन टेक द प्ली ऑफ अलीबाय, उसके बाद ही एक्यूज्ड क्या करेगा, प्ली ऑफ अलीबाय लेगा। अच्छा, बर्डन ऑफ प्रूविंग द प्ली ऑफ अलीबाय। अच्छा, प्ली ऑफ अलीबाय को प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर रहेगा, ऑब्वियसली जो ले रहा है, कौन, एक्यूज्ड। व्हेन द एक्यूज्ड टेक्स द प्ली ऑफ अलीबाय, जब भी एक्यूज्ड प्ली ऑफ अलीबाय का डिफेंस लेता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब उसको प्रूफ करने का बर्डन किस पर रहेगा, ऑब्वियसली एक्यूज्ड पे रहेगा, क्योंकि एक्यूज्ड बोल रहा है कि मैं क्राइम सीन पे नहीं था, मैं मुंबई में था, जब दिल्ली में मर्डर हो रहा था मैं मुंबई में था। तो भाई बता तू मुंबई में कैसे था, सबूत दे। देखो सर सीसीटीवी फुटेज देख लो, सर देख लो टिकट देख लो, सर देखो इनविटेशन कार्ड देख लो, सर देखो आई विटनेसेस, मैं वहाँ चाय पीने गया था, देखिए मैं ये मीटिंग अटेंड करने गया था। तो बहुत सारा सबूत ला के दे सकते हो। तो यानी बर्डन किसके ऊपर रहेगा, आपके ऊपर रहेगा कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा प्ली ऑफ अलीबाय। आपको क्या करना पड़ेगा कि आप और कहीं पर थे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर रहेगा, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 106 का बीएसए के हिसाब से। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिएगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ तुम्हारा किस पे रहेगा, एक्यूज्ड पे रहेगा जब वो प्ली ऑफ अलीबाय लेगा। कौन से सेक्शन में, 106, पहले हुआ करता था 103। अच्छा मुझे बताओ, अगर बंदा प्ली ऑफ अलीबाय लिया, ठीक है, कि मैं क्राइम सीन पे नहीं था, मैं और कहीं था, तो क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है सक्सेसफुल प्ली हो। सक्सेसफुल प्ली मतलब उसने लिया डिफेंस कि मैं और कहीं था, और वो सबूत भी दिया और साबित भी कर दिया, तो हम बोलेंगे सक्सेसफुल प्ली हुआ। तो उस केस में क्या होगा, इफ द एक्यूज्ड सक्सेसफुली प्रूव्स अलीबाय, अगर वो अलीबाय को प्रूव कर देता है, मतलब वो साबित कर देता है कि क्राइम जब हुआ तो उस समय वो और कहीं था, अमेरिका में था, गुजरात में था, कुछ काम कर रहा था, प्रूफ कर दिया, तो उस केस में ही इज एंटाइटल्ड टू बी एक्विटल, तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। बिकॉज इट प्रूव्स द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ हिज प्रेजेंस एट द क्राइम सीन, क्योंकि उसने क्या किया, उसने अपने उसके वो इम्पॉसिबिलिटी को प्रूफ कर दिया, उसके प्रेजेंस के इम्पॉसिबिलिटी को प्रूफ कर दिया। मतलब वो ये प्रूफ कर दिया कि उसके लिए क्राइम सीन पे मौजूद होना इम्पॉसिबल था। समझे कि नहीं, वही चीज मैं कहना चाहता हूं। बिकॉज इट प्रूव्स द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ हिज प्रेजेंस एट द क्राइम सीन, ये प्रूफ कर दिया उसके प्रेजेंस के इम्पॉसिबिलिटी को, ये क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। समझे कि नहीं। अच्छा समझ में आया। अगर आपने प्ली लिया, प्ली ऑफ अलीबाय, और आप साबित करने में सक्सेसफुल रहे, तो आपको एक्विट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप इम्पॉसिबिलिटी को प्रूफ कर दिए। ठीक है, दूसरी बात, किस चीज़ का इम्पॉसिबिलिटी को, आपका फिजिकल प्रेजेंस एट द क्राइम सीन इम्पॉसिबल था, आप प्रूफ कर दिए। दूसरा हो सकता है अनसक्सेसफुल हो। सर अनसक्सेसफुल कैसे हो सकता है, आप प्रूफ नहीं कर पाए कि आपके लिए इम्पॉसिबल था वहां पर रहना, आप प्रूफ कर ही नहीं पाए। इफ द प्ली ऑफ अलीबाय फेल्स,
इट डज नॉट ऑटोमेटिकली प्रूव द गिल्ट। ठीक है सर, मतलब नहीं समझा, मतलब समझिए, अगर आप डिफेंस ले लेते हो कि मैं क्राइम सीन पे नहीं था, मैं तो और कहीं था, तो अगर मैं साबित नहीं कर पाऊँ इस बात को, तो क्या ये माना जाएगा कि मैं गिल्टी हूँ, कि मैं ही मर्डर किया हूँ? नहीं, ये ऐसा इंटरप्रिटेशन आप नहीं निकाल सकते, इससे ये साबित नहीं होता। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए कि आप और कहीं पर थे, तो इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता है कि आपने ही मर्डर किया है, ऐसा नहीं कह सकते हम। ठीक है, उस केस में भी तुम्हारा प्रोसिक्यूशन को क्या करना पड़ेगा, केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना ही पड़ेगा, भले ही आप साबित ना कर पाओ। तो वही चीज़ बोल रहा हूँ, इफ़ द प्ली ऑफ अलीबाई फेल्स, अगर आप फेल हो जाते हो, साबित नहीं कर पाते हो, अलीबाई का डिफेंस लेते हो, फेल हो जाते हो, तो इट डज नॉट ऑटोमेटिकली प्रूव द गिल्ट। ये अपने आप में आपके दोष को प्रूफ नहीं कर सकता। ठीक है, प्रोसिक्यूशन मस्ट स्टिल प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। प्रोसिक्यूशन को उस केस में भी क्या करना पड़ेगा, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्या करना पड़ेगा, केस को प्रूफ करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर, प्रोसिक्यूशन को उस केस में भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाकर प्रूफ करना पड़ेगा। इट ओनली मीन्स दैट द एक्यूज्ड कुड नॉट प्रूव दैट ही वॉज एल्सवेयर। हम सीधा सिंपल मतलब ये निकालेंगे कि भैया एक्यूज्ड ये प्रूव नहीं कर पाया कि वो उस समय वहां पर मौजूद नहीं था, सीधा ये बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि उसने ही मर्डर किया, बस ये बोलेंगे वो प्रूव नहीं कर पाया कि वो क्राइम सीन पे मौजूद नहीं था। तो इसका मतलब क्या, अगर प्ली ऑफ अलीबाई क्या हुआ, अगर प्ली ऑफ अलीबाई फेल हो जाता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो दोषी है? नहीं बोल सकते। सो फेलियर ऑफ एलिबाई इज नॉट इक्वल्स टू प्रूफ ऑफ गिल्ट। प्रोसिक्यूशन मस्ट स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग्स। प्रोसिक्यूशन को अपने पैर पे ही खड़ा होना पड़ेगा, मतलब प्रोसिक्यूशन को क्या करना पड़ेगा, साबित करना ही पड़ेगा केस को झक मार कर। ठीक है, कहने का ये मतलब है। अब वही चीज़ मैं पूछा कि कौन से स्टेज में प्ले ऑफ अलीबाई लिया जाता है, तो डिफेंस वाला स्टेज में। ये है तुम्हारा डिफेंस वाला स्टेज। क्या हो गया भाई, ये है तुम्हारा डिफेंस वाला स्टेज। ठीक है, तो ये स्टेज में एक्यूज्ड क्या करता है, प्ली ऑफ अलीबाई लेते हैं। ठीक है, यानी क्या, पहले प्रोसिक्यूशन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएगा, आपके अगेंस्ट में सबूत देगा, सब कुछ होगा, उसके बाद फिर आपको बुलाया जाएगा, फिर आप सबूत दोगे। ठीक है, तो उसी वक्त आप क्या करोगे, प्ली ऑफ अलीबाई का डिफेंस लोगे। ठीक है, चलिए ये तो पढ़ चुके थे। लैंडमार्क केस पढ़ चुके हैं दूधनाथ पांडे का। बाकी केस आप खुद से पढ़िएगा, मैं लिख दिया हूँ, देखिए ये सारा बहुत सारा केस है, पढ़ लीजिएगा। बस ये एक केस अभी 2023 का है, इम्पॉर्टेंट केस है। इसमें सारा केस का एक ब्रीफ एक बार देख लीजिएगा। क्या है भाई, कमल प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। स्टेट ऑफ एमपी का केस है, कमल प्रसाद एंड अदर्स, तो बहुत लोग इसमें शामिल थे, कमल प्रसाद और बहुत लोग, अदर्स इसलिए बोला जाता है। सो कमल प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2023 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। क्या बोला गया, बोला भैया कि तुम्हारा प्ली ऑफ अलीबाई क्या क्या है, तो नॉट अ जनरल एक्सेप्शन। प्ली ऑफ अलीबाई जो है वो जनरल एक्सेप्शन नहीं है। मतलब आईपीसी में हम जो पढ़ते थे ना, जनरल एक्सेप्शन, हाँ जनरल डिफेंस, वो सब नहीं है ये रूल ऑफ एविडेंस है। ठीक है, क्या है, रूल ऑफ एविडेंस है। ठीक है, कंसीडर ओनली आफ्टर द प्रोसिक्यूशन प्रूफ्स प्रेजेंस। ये कब, प्ली ऑफ अलीबाई कब लिया जाता है, जब प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस दे दिया हो, प्रोसिक्यूशन ये प्रूव कर दिया हो कि आपने क्राइम किया है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपना सबूत दोगे कि आप नहीं किए हो। वही चीज़, बर्डन किस पे रहता है, प्ली ऑफ अलीबाई का ऑब्वियसली एक्यूज्ड पे रहता है। ठीक है, अच्छा इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी से प्रूफ करेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी मतलब एक चांस भी नहीं रहना चाहिए कि आप क्राइम सीन पे थे बोल के, आपको प्रूफ करना पड़ेगा आप क्राइम सीन पे बिल्कुल ही नहीं थे। ठीक है, मतलब इम्पॉसिबल था आपके लिए वहाँ पर रहना। ठीक है, ये सारा चीज़ है, और क्या। तो अभी क्वेश्चन अभी आता है, ये जो प्ली ऑफ अलीबाई है सर, ये कौन सा सेक्शन में रिलीवेंट होगा, 9 का 1 में कि 9 का 2 में? 9 का 1 में जो इनकंसिस्टेंट वाला था वहाँ पर रिलीवेंट माना जाएगा, कि जो 9 का 2 हम लोग पढ़े रेसिडुअरी सेक्शन, जो कि बात करता है हाई प्रोबेबिलिटी लो प्रोबेबिलिटी, उसमें रिलीवेंट होगा। तो देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट हमने पढ़ा,
दूधनाथ पांडे में उसने क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर आपको अलिबाई प्रूव करना पड़ेगा तो एक ही चीज़ प्रूव करना पड़ेगा, क्या? आपके लिए इम्पॉसिबल था। तो इम्पॉसिबल वाला चीज़ कहाँ पर है? सेक्शन 9 का 1 में। कहने का ये मतलब है कि प्ली ऑफ अलिबाई तुम्हारा कहाँ पर रेलिवेंट होगा? सेक्शन 9 का 1 में ही रेलिवेंट होगा, याद रखना। ठीक है, ठीक है सर। सो प्ली ऑफ अलिबाई 9 का 1 में ही रेलिवेंट होगा। इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स दैट रूल्स आउट द प्रेजेंस। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, देखो क्या बोलता है। सेक्शन 9 का 1 BSA बिकॉज अलिबाई इंट्रोड्यूसेस अ फैक्ट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोसिक्यूशन क्लेम दैट अक्यूज्ड वाज प्रेजेंट एट द क्राइम सीन, इट रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हिज प्रेजेंस, मेकिंग द एलिज्ड फैक्ट ऑफ गिल्ट इम्पॉसिबल, नॉट मेयरली इम्प्रोबेबल। तो समरी चार्ट अगर बनाऊं मैं, तो सेक्शन 9 का 1 इनकंसिस्टेंट फैक्ट के बारे में बोलता था, जो कि उसको इम्पॉसिबल बनाता था, यानी इम्पॉसिबिलिटी का बात यहाँ होता था, तो इसीलिए प्ली ऑफ अलिबाई का एग्जाम्पल था ये। 9 का 2 में हम हाई प्रोबेबल लो प्रोबेबिलिटी वाला बात करते थे, तो यहाँ पर क्या क्या आ गया एग्जाम्पल? मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट वगैरह। ठीक है, चलिए खत्म, तुम्हारा हो गया ये खत्म। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर प्ली ऑफ अलिबाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि कौन कौन से केसेस तुम्हारे सेक्शन 11 में आते हैं। क्या क्वेश्चन, पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भैया, मुझे बताओ कौन कौन से केसेस, कौन कौन से एग्जाम्पल्स तुम्हारा सेक्शन 11 में फॉल करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस फॉल करते हैं। तो आप ये 5 केस को याद कर लीजिएगा, पूरा इसका गोली घोल के पी लीजिएगा, ठीक है, कि ये 5 केसेस जब भी आएंगे तो आप लिखिएगा एग्जाम में पूछेगा कि कौन कौन से केसेस सेक्शन 11 में रेलिवेंट हैं, तो ये 5 एग्जाम्पल के नाम आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला केस है भैया प्ली ऑफ अलिबाई। प्ली ऑफ अलिबाई आएगा कि नहीं सेक्शन 11 में? बिल्कुल आएगा। सर 11 क्यों बोल रहे हो? ये पुराना वाला, नया वाला क्या है? BSA 9। ठीक है, तो प्ली ऑफ अलिबाई आएगा क्या? सेक्शन 9 में बिल्कुल आएगा। अच्छा, दूसरा आता है तुम्हारा नॉन एक्सेस ऑफ हस्बैंड टू शो इलेजिटिमेसी ऑफ अ इश्यू। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सेक्शन 9 हमने पढ़ा उसका क्या क्या एग्जाम्पल्स है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है पहले भी एग्जाम्पल, बट एग्जाम में आता है कि कौन कौन से केसेस आते हैं। तो पहला इसको सीक्वेंस से याद कर लेना है आपको। क्या क्या? पहला प्ली ऑफ अलिबाई आता है, हाँ सर आता है। दूसरा आता है नॉन एक्सेस ऑफ हस्बैंड टू शो इलेजिटिमेसी। ठीक है, मतलब क्या? अगर ये है हस्बैंड और ये है वाइफ, इनके अगर बच्चे होते हैं, ठीक है, हस्बैंड बोल रहा है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, नॉट माइन, ये मेरा नहीं है, ठीक है, और वाइफ बोल रही है नहीं तुम्हारा ही बच्चा है, तो यानी क्या? उस केस में अब ये बच्चा है हस्बैंड का कि नहीं, ये आ गया फैक्ट इन इशू कि इसका बच्चा है या नहीं। तो उस केस में हस्बैंड ये प्ली ले सकता है। क्या प्ली ले सकता है? कि जब तुम कंसीव की थी तो मैं तो उस समय तुम्हारे पास था ही नहीं, हम तो थे ही नहीं साथ में। जब तुम कंसीव की तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई भाई? जब हम लोग साथ में रह ही नहीं रहे थे तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? हाँ, मैं तो था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं था सऊदी अरब में, तुम थी इंडिया में, तो तुम कैसे कंसीव कर ली? तो उस केस में ये तुम्हारा केस आता है 9 सेक्शन 9 में रेलिवेंट हो जाता है। तीसरा है तुम्हारा सर्वाइवल ऑफ एलिज्ड डिसीज्ड, ये पढ़ चुके हैं। अगर मान लो मिस्टर ए पर चार्ज लगा है कि उसने बी का मर्डर किया है, ठीक है, और मिस्टर बी मरा ही नहीं है, तो आप सबूत दे सकते हो कि मिस्टर बी तो जिंदा है। तो यहाँ पर जो भी आपने सबूत दिया वो इनकंसिस्टेंट है, किसके साथ? फैक्ट इन इशू के साथ। वैसे ही कमीशन ऑफ क्राइम बाय थर्ड पर्सन, आप मान लो मिस्टर बी का मर्डर का चार्ज है आपके ऊपर, लेकिन आप साबित कर दिए कि मिस्टर बी को मारने वाला इंसान मिस्टर जेड है, तो यानी आप जो सबूत दिए वो इनकंसिस्टेंट है, किसके साथ? फैक्ट इन इशू के साथ। तो ये भी तुम्हारा सेक्शन 9 में आ जाएगा। ये ऑलरेडी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल में, याद है। और लास्ट है तुम्हारा सेल्फ इंक्रिमिनेशन या फिर हार्म, खुद का डैमेज करना, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले प्ली ऑफ अलिबाई पढ़ चुके हैं क्या? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो पढ़ने का जरूरत है क्या? नहीं। दूसरा है नॉन एक्सेस ऑफ हस्बैंड टू शो इलेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड, तो वही मैं बताया था कि व्हेन द लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड इज इन क्वेश्चन। मान लो एक बच्चे का लेजिटिमेसी क्वेश्चन में है कि वो जायज़ औलाद है या नाजायज़ औलाद है, ठीक है,
व्हेन द लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड इज इन क्वेश्चन, हस्बैंड may prove that he had no opportunity of access to his wife during the conception। तो अगर मान लो किसी बच्चे का बच्चा जायज़ बच्चा है या फिर नाजायज़ बच्चा है, उस वो चीज़ अगर क्वेश्चन में है, तो उस केस में हस्बैंड ये प्रूफ कर सकता है कि भैया देखिए मेरे पास तो एक्सेस ही नहीं था, तो मेरी वाइफ कैसे कंसीव कर सकती है। तो जैसे हस्बैंड वाइफ ये बच्चा हुआ है, ए का कहना है ये मेरा बच्चा नहीं है, बी का कहना है नहीं तुम्हारा बच्चा है, तो ए वहाँ पर सबूत दे सकता है कि जब बी प्रेग्नेंट हुई उस समय मैं बी के साथ था ही नहीं, मैं दूर था, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई, यानी ये बच्चा मेरा नहीं है। तो यहाँ पर जो सबूत दे रहा है वो पूरा ऑपोजिट है, इनकंसिस्टेंट है, तो इसलिए रेलिवेंट हो जाएगा कौन सा, सेक्शन 9(1) में। ठीक है, अच्छा, तो ये मैं सारा पॉसिबिलिटी लिख दिया हूँ। 9(2) में भी रेलिवेंट हो सकता है अगर वो ये साबित कर दे कि वो पास में था वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर है सर्वाइवल। वही मैं बताया था, ए के ऊपर चार्ज है, उसने बी का मर्डर किया है, लेकिन बाद में पता चलता है वो जिंदा है, तो भैया आप जो सबूत दिए पूरा फैक्ट इन इशूज के क्या है, इनकंसिस्टेंट है, तो वो भी रेलिवेंट हो जाएगा ऑब्वियसली, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। कमीशन ऑफ क्राइम बाय थर्ड पर्सन, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कि ए पर चार्ज लगा है कि ए ने बी को मारा है, लेकिन मारा किसने है, मारा है जेड ने, और किसी ने मारा है। ए पर चार्ज लगा कि उसने बी को मारा है, लेकिन आपने सबूत दे दिया कि आप मारे ही नहीं हो, कोई तीसरा बंदा मारा है, तो उस केस में भी आप जो सबूत दे रहे हो वो इनकंसिस्टेंट हो जा रहा है, तो उस केस में भी ये भी रिलेवेंट हो जाएगा। देखिए क्या बोलता है, इफ द एक्यूज्ड कैन प्रूव दैट समवन एल्स कमिटेड द क्राइम, अगर एक्यूज्ड ये प्रूव कर दे कि और कोई क्राइम किया है, इट मेक्स द एक्यूज्ड गिल्ट इम्प्रोबेबल, तो उस केस में उसका गिल्ट इम्प्रोबेबल हो जाएगा। ए इज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग बी ज्वेलरी, ए पर चार्ज है उसने बी का ज्वेलरी चुराया है। ही प्रूव्स दैट सी वॉज फाउंड इन द पोजीशन ऑफ स्टोलन आर्टिकल्स नेक्स्ट डे, ये प्रूव कर दिया कि सी के पास मेरा ज्वेलरी मिला। तो फैक्ट ऑफ सीज पोजीशन, तो जैसे सी के पास the fact of C's possession makes it highly improbable that A committed theft। तो C के पास अगर चोरी का सामान मिल रहा है तो भैया A कैसे चोरी किया होगा बताइए मुझे। तो वही चीज़ है, तो यानी और कोई चोरी किया है, A नहीं किया है, C किया था। सेल्फ इंक्रिमिनेशन और हार्म मतलब समटाइम्स the accused can prove facts that make it highly improbable that he committed the offense। कभी कभी देखिए ऐसा सिचुएशन आता है जिससे ये पता चलता है कि नहीं, कि ये बहुत ही कम चांस है कि इसी ने क्राइम किया हुआ। जैसे ए पर चार्ज लगता है कि उसने अपना ही घर जलाया है। क्यों जलाया, क्योंकि वो इंश्योरेंस क्लेम करवाना चाहता था, उस पर चार्ज लगता है। वो प्रूफ कर देता है कि भैया मैं अपना घर क्यों जलाऊंगा, मेरा घर में वैल्यूबल्स था, हाँ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, सोना चांदी हीरे जवाहरात थे भाई, मेरा खुद का डॉक्यूमेंट्स था, बचपन में मैं हर जगह टॉप किया करता था, वो सारा डॉक्यूमेंट था, तो मैं क्यों अपने ही घर को जलाऊंगा। तो अगर वो साबित कर दिया, यानी एक बंदा अपने हार्म कैसे कर सकता, सेल्फ हार्म नहीं कर सकता, तो वही चीज़ है। ठीक है, इफ़ ही रियली डिड इट ही वुड लूज एवरीथिंग एंड एंडेंजर हिज फैमिली, तो ये हाईली इम्प्रोबेबल दैट ही सेट द फायर। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रोबेबल है, कम पॉसिबिलिटी है कि उसने आग लगाया होगा। क्योंकि हम लोग ये नहीं कह सकते कि उसने आग नहीं लगाया, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि कम चांस है कि उसने आग लगाया होगा अपने ही घर में। क्योंकि अगर किसी के पास घर में हीरे जवाहरात सोना चांदी पैसा रखा है, सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखा है, तो वो अपने घर को आग क्यों लगाएगा, नहीं लगाएगा, वही चीज़ है। तो ये बहुत ही इम्प्रोबेबल है, हाईली इम्प्रोबेबल है कि उसने आग लगाया होगा अपने घर में। रिस्किंग लाइफ, जैसे ए इज एक्यूज्ड ऑफ कॉजिंग एन एक्सप्लोजन इन ए फैक्ट्री, ए पर चार्ज लगता है कि उसने फैक्ट्री में क्या किया है, बम फोड़ा है। तो ये साबित कर देता है भैया मैं फैक्ट्री में बम कैसे फोड़ सकता हूँ, क्योंकि फैक्ट्री में काम मैं खुद करता हूँ, तो मैं ऐसे जगह में क्यों मैं बम फोड़ूंगा जहाँ पर मैं खुद काम कर रहा हूँ।
अगर ऐसा करूँगा तो मैं तो खुद मर जाऊँगा ना ऐसे में। वाई वुड ही रिस्क हिज किलिंग हिमसेल्फ, वो आप क्यों इतना रिस्क लेगा अपने मारने का। सो दिस मेक्स द एलिगेशन हाईली इम्प्रोबेबल। तो ये जो है, ये जो सबूत दिया, इससे ये साबित हो रहा है कि बहुत कम चांस है कि उसने क्या किया होगा, फैक्ट्री में एक्सप्लोजन कॉज किया होगा, मतलब बम फोड़ा होगा, कम चांस है। ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्ली ऑफ अलीबाई। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, एग्जाम में आता है व्हाट आर द क्लासेस ऑफ फैक्ट्स विच आर रिलेवेंट अंडर सेक्शन 9। ये 5 चीज़ का एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। दिस वाज द लास्ट क्लास ऑफ प्ली ऑफ अलीबाई। प्ली ऑफ अलीबाई हमारा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम सेक्शन 10 और 11। तो 10 और 11 में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए और कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे भाई कैसा लग रहा है लेक्चर आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।